सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँ कि मेरी जो समझ है कि समाज में अगर कोई भी एक फंडामेंटल कोई एक मेजर चेंज हमको लाना हो, जैसा कि मुझे लगता है कि हमारे सामने इस वक्त चैलेंज है, इस वक्त जो चुनौती है, तो वो तभी तब तक नहीं हो सकता जब तक पूरा जो समाज है वो उसमें हिस्सा ना ले। ये सिर्फ राजनीतिक जो लोग हैं, पॉलिटिकल क्लास है या राजनीतिक जो तबका है या कोई भी एक और तबका आप उसकी बात कर ले, ब्यूरोक्रेसी हो या किसी कोई भी हो, उसके हाथ में नहीं छोड़ा जा सकता। समाज में बदलाव तभी आता है जब समाज का बड़ा हिस्सा, जो हम लोग नागरिक जिनको कहते हैं, जो हम अब सिविल सोसाइटी नाम हम यूज करते हैं, एक नागरिक समुदाय, तो वो जब तक अपनी भूमिका पूरी तरह से जब तक नहीं निभाता है तो समाज में बदलाव नहीं आ सकता। दूसरी बात मैं जो आपसे ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी जो दमनकारी शक्तियां होती हैं, जो रूलिंग रिजीम्स हैं, चाहे वो पहले आजादी के पहले जो हमारे ब्रिटिश सरकार थी या आजादी के बाद जो हमारी अपनी सरकारें रही हैं, जब वो एक दमनकारी रूप धारण कर लेती है, जब वो लोगों के ऊपर ऐसी शेप में आती है कि वो उनके जो अधिकार हैं, उनके जो हक है, उनको दबाना शुरू कर देती हैं, तो उसके खिलाफ भी जब हमें खड़ा होना पड़ता है तो पूरे समाज को खड़ा होना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो दमन भी तब तक नहीं कर सकती जब तक कि वो समाज को ना दबा लें। सिर्फ अपने ब्यूरोक्रेसी के थ्रू, पुलिस के थ्रू, जो इंस्टीट्यूशंस का कैप्चर हमने आजकल देखा उसके थ्रू वो बहुत दूर तक तो पहुंच जाती हैं, पर आम लोगों में उनकी जो एक इन्फ्लुएंस है, उनकी जो एक मानना है, वो तभी हो सकती है और तभी वो सपोर्ट मिल सकता है अगर वो सिविल सोसाइटी को भी अपने इन्फ्लुएंस में ले आए। इसलिए भी हमें जो सिविल सोसाइटी है उसके अंदर जो हमें काम करना जरूरी है वो बहुत बहुत अहमियत ले लेता है, क्योंकि उसका जो हमको रेजिस्टेंस करनी है, उसको आगे बढ़ने से जो रोकना है, वो हमें समाज के स्तर पर ही के स्तर पर रोकना बहुत जरूरी है। तो ये तो दो चीजें रही। तीसरी चीज जो मैं कहना चाहती हूँ, इन इन चीजों में मैं थोड़ा विस्तार पे फिर से आऊंगी। तीसरी चीज जो मैं कहना चाहती हूँ कि आम लोगों को भी ये समझाने के लिए कि इस वक्त जो हमारे देश के सामने चुनौती है, ये जो चुनाव हम इस वक्त चल रहा है, ये कोई एक यूजुअल किस्म का बिजनेस एज यूजुअल चुनाव नहीं है कि ठीक है एक सरकार जाएगी, दूसरी आएगी, फिर उसके बाद वो जाएगी, फिर तीसरी आएगी। यहाँ पे सवाल है कि जो सरकार इस वक्त है हमारी, और जिन पॉलिटिकल फोर्सेस को वो सरकार रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि जैसे आरएसएस है वो डायरेक्टली सरकार में नहीं है, पर वो सर्टेनली जो बीजेपी और उसके जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो उनकी आइडियोलॉजी को भी रिप्रेजेंट करती है। तो इस वक्त जो ये सारे फोर्सेस हैं, ये एक फंडामेंटल चेंज लाना चाहते हैं हमारी सोसाइटी में, और ये प्रजातंत्र को खतरे में इन्होंने डाला है। हमें डर ये है, हमें एक तरह से सिर्फ डर ही नहीं है, हमें ये आहिस्ता आहिस्ता ये कन्विक्शन हमारे में आ गई है कि और एक बार अगर ये लोग सत्ता में आ गए तो हमारे जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स है, हमारा जो संविधान है और उस संविधान के अंदर निहित जो हमारा प्रजातंत्र है, ये दोनों चीजें बहुत खतरे में आ सकती हैं। तीसरी चीज, वो संविधान में इंक्लूडेड है, फिर भी कहना बहुत जरूरी है कि हमारा जो एक सेक्युलर एस्पेक्ट है हमारी सोसाइटी का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे पूरे ढांचे का। इनफैक्ट हम लोग जब स्वतंत्रता संग्राम की हम बात करते हैं, मान लो मैं आपको एक कोई लेक्चर दे रही होती स्वतंत्रता संग्राम के ऊपर, तो मैं ये शब्द जो है डेमोक्रेसी या प्रजातंत्र, उसको मैं अलग से कम ही यूज करती हूँ, मैं सेक्युलर डेमोक्रेसी वर्ड यूज करती हूँ, क्योंकि हमारे इतिहास ने हमको सिखाया है कि ये दो चीजें जो है, ये दो प्रिंसिपल्स जो है, ये इकट्ठे चलते हैं। There can be no democracy without secularism and there cannot be secularism without democracy. ये दोनों चीजें जुड़ी हुई है। तो इसलिए भी ये बहुत जरूरी है कि इस वक्त
जो संविधान के अंदर जो डेमोक्रेसी है, संविधान के अंदर जो सेकुलरिज्म है, इन दोनों चीजों को संविधान की जो है बहुत बड़ा खतरा है। और ये हम बातें हवा में नहीं कर रहे हैं, ये पिछले 10 सालों में जो नीतियां अपनाई गई है, और नीतियों से भी ज्यादा जो प्रैक्टिस रहा है, जो हमने लिंचिंग देखी है, जो हमने मास लेवल पे हमने मार्जिनलाइजेशन देखी है, जिस तरह की पोलराइजेशन की कोशिश की गई है, इस चुनाव के दौरान भी किस तरह की भाषा का इस्तेमाल हाईएस्ट लेवल्स ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप पे जो किया गया है, उसके बाद हमारे मन में कोई डाउट नहीं रह जाता कि ये कौन सा रास्ता अपनाना चाहते हैं। और बहुत सारे लोग हैं उन्हीं के ग्रुप के, उन्हीं के पॉलिटिकल थिंकिंग के, जो कि ओपनली ये कहते रहे हैं कि हमें संविधान बदलना है। 400 पार का नारा जब शुरू हुआ तो उसके साथ कई लोगों ने ये कहा कि 400 पार क्यों जरूरी है। 400 पार इसलिए जरूरी है कि संविधान उसके बगैर नहीं बदला जा सकता। तो ये संविधान बदलने की जो नियत है, ये हमें बताती है कि इन लोगों का आगे जो है इस चुनाव के बाद इनका जो इरादा क्या है। हालांकि मैं आपको एक इतिहासकार के नाते ये भी कहना चाहती हूँ कि हमको पिछले 10 साल और उसमें जो हुआ उसके इंतजार की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि 1925 से जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई और उसका पूरा पॉलिटिक्स जो हमने पिछले 100 साल का देखा, आजादी के पहले 25 साल या 22 साल आप लगा लीजिए, जिसमें कि उनका हिंदू महासभा के साथ भी जो मिलके सारा काम हुआ, तो उन्होंने इस चीज को तो कभी छुपाया नहीं है कि वो हिंदुस्तान में एक हिंदू राष्ट्र लाना चाहते हैं। ये हम लोगों की कमजोरी है, हम लोगों की जानकारी की कमजोरी है, हम लोगों की लोगों को बताने की कमजोरी है कि आज भी लोग जो है इसको पूरी तरह से समझते नहीं है कि इन लोगों का क्लियर कट स्टेटेड ऑब्जेक्टिव क्या है। जब आजादी आई, जब संविधान उसके बाद बना, उस पूरे दौर में भी इन शक्तियों ने आजादी के बाद भी जो एक स्वतंत्र सेक्युलर देश की जो स्थापना हो रही थी, उसको पूरी तरह से उन्होंने अपोज किया। इसी दौर में महात्मा गांधी की भी हत्या हुई, वो हत्या भी इन्हीं शक्तियों के एक नुमाइंदे के हाथों हुई। फिर हम जब कॉन्स्टिट्यूशन पे फिर जब झंडे की बात आई, तो नेचुरली जो नेशनल फ्लैग था, जो आजादी की लड़ाई ने जिसने नेशनल फ्लैग जो बना था, उसी का एक फॉर्म जो था वो हमने इंडिपेंडेंट इंडिया का फ्लैग अडॉप्ट किया। तब भी इन्होंने ऑब्जेक्ट किया कि ये फ्लैग हम नहीं एक्सेप्ट करते, भगवा झंडा होना चाहिए। मैं बातें इसलिए बता रही हूँ, इतिहास में नहीं ले जाना चाहते आपको, पर हमें ये मन में डाउट नहीं होना चाहिए आज कि हमारे सामने चुनौती क्या है। और ये 400 पार का नारा जो है ये क्यों दिया जाता है, इसका क्या उद्देश्य है, इसके पीछे क्या सोच है। उन्होंने अपनी ये सोच कभी छुपाई नहीं है, मैं ये आपको बता रही हूँ। आप उनके दस्तावेज देख लीजिए, उनके कोई भी डॉक्यूमेंट पुराने देख लीजिए, उनके लीडर्स के कोटेशंस देख लीजिए, चाहे वो गोलवालकर थे, चाहे हेडगेवार थे, चाहे सावरकर थे, चाहे उसके बाद के जो सब संचालक रहे हैं, और बीजेपी के अंदर भी। हाँ, जरूरत के मुताबिक जैसे जैसे उनको पावर में आने के लिए अपनी पॉलिसीज को थोड़ा छुपाना पड़ता है, उसको एक अलग जामा पहनाना पड़ता है, वो करते रहते हैं। कभी कोई बातें सामने लाते हैं, कभी नहीं लाते हैं। कभी हिंदू कोड बिल की बात करते हैं, कभी उसकी बात करते ही नहीं है। कभी 370 की बात करते हैं और कभी नहीं भी करते थे कि नहीं नहीं, हमने तो अपने मैनिफेस्टो में कहीं कहा नहीं कि हमने करना। पर जब पावर में आते, जब उनको अपने आप पे विश्वास होता है कि हम पक्के हैं, तो वो वाली चीजें ले आते, जैसे सीए एनआरसी आपने देखा है कि कैसे लाई गई ये सब चीजें। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि सिविल सोसाइटी के थ्रू हम जो ये जो अभियान अनहद ने जो पहल की है ये चलाने की, ये क्यों जरूरी है, ताकि क्योंकि आजकल देखिए आम लोगों का, ये दुख की बात है, पर राजनीतिक जो पार्टियां हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन पे फेथ भी एक कम हो गया है। ये एक बात जो समाज में फैल गई है
कि हर कोई अपने राजनीतिक फायदे के लिए काम कर रहा है, पर सिविल सोसाइटी पे तो ये नहीं कहा जा सकता। अनहद है ऐसी कई संस्थाएं, और इस वक्त मैं देख रही हूँ, रोज खबरें मिलती हैं, हजारों ऐसे ग्रुप्स इस वक्त देश में एक्टिव हो गए हैं। लोग जैसे बेचैनी से चुनाव में जाके कैंपेन करना शुरू कर दिया है, लोगों को समझाने के लिए लोग वीडियो बना रहे हैं, कोई छोटे छोटे मैसेज भेज रहा है, कोई लीफलेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है हर एक भाषा में। कोई वो ध्रुव राठी के जो वीडियोस इतने पॉपुलर हो गए हैं, उनको सड़कों पे बड़े बड़े स्क्रीन लगा के लोग दिखा रहे हैं। कौन कर रहे हैं? ये आम जनता कर रही है। क्यों? क्योंकि जनता को ये समझ आने लग गई है कि ये जो चुनाव है ये बहुत जरूरी समाज है। अगर हम सामने नहीं आएंगे, अगर हम एक्टिव नहीं होंगे, तो आम जो लोग हैं, जो नहीं इतना समझ सकते, जो पढ़ लिख नहीं सकते, चाहे वो वीडियो भी इतने उनको देखने की, जो सुबह से शाम तक मजदूरी करते हैं, उनको कौन कन्विंस कर सकता है कि सच कौन है और झूठ कौन है? आम लोग जब जाते हैं, जिनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता, जिसने एमएलए बनने की ख्वाहिश नहीं है, एमपी बनने की ख्वाहिश नहीं है, लीडर बनने की, पैसे बनाने की, वो करने की ख्वाहिश, पता है कि ये लोग अपना सब कुछ न्यौछावर करके ये काम कर रहे हैं, समाज के लिए कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं, इस देश की जनता के लिए कर रहे हैं, इस देश के फ्यूचर के लिए कर रहे हैं, हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए हम ये काम कर रहे हैं। तो उनको विश्वास होता है कि ये बात जो कही जा रही है सच है। इसलिए मैं कहती हूँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है, सिविल सोसाइटी को, नागरिकों को सामने आना चाहिए, जिनको ये कैपेसिटी है कि समझते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, देखते हैं, पैम्फलेट बना सकते हैं, उनके पास इतनी क्षमता है कि वो जाके समय दे सकते हैं। जो मजदूरी कर रहा है वो तो अपनी मजदूरी करता रहेगा, फल बेचेगा कि आपके पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूट करेगा, पर उन तक पहुंचना हमें बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैं आप सबसे अपील करती हूँ कि आप इस अभियान के साथ, या आपके पड़ोस में, आपके मोहल्ले में, आपकी कंस्टिट्यूएंसी में जो भी ऐसा अभियान हो रहा हो, उसमें आप जितने दूर तक जा सकते हैं जाइए, जितना जुड़ सकते हैं जुड़िए। अगर कंट्रीब्यूट फाइनेंशियली कर सकते हैं करिए, अपनी मेहनत से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं करिए, अपने टैलेंट से कर सकते हैं करिए। इसीलिए मैं आज आपके सामने आई हूं, और यही मेरी आपसे गुजारिश है। धन्यवाद।